आज सारी दुनिया कोरोना को लेकर परेशान है। ये दुनिया बदलने वाली है, अगर हम कहें तो ये भी कहना गलत नहीं होगी, दुनिया एकदम बदल चुकी है। लेकिन एक कोरोना के बाद जो दुनिया आने वाली है एकदम डिफरेंट होने वाली है। हमारे लिए नए नए चैलेंजेस आने वाले हैं। आज जो चैलेंजेस हैं वो तो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि आपको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है, लेकिन इसके बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो आपके चैलेंजेस आपकी जीवन यापन से जुड़े होंगे, वो चैलेंजेस आपके जॉब रोल से जुड़े होंगे, वो आपके बिजनेस से जुड़े होंगे और वो टोटल इकोनॉमी को सर्वाइव कराने के लिए आपके बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे। इसके लिए आज अगर हम घर में बैठे हुए हैं, किसी कॉज के लिए बैठे हुए हैं, तो एक देश एकजुट है इस जो एपिडेमिक है इससे बाहर निकलने के लिए। इस एपिडेमिक से हम बाहर कैसे निकले इसके लिए सरकार बहुत बहुत तरीके आपको बता रही है, लेकिन इसके बाद दुनिया क्या होने वाली है इस पे हम बात करेंगे और हम पॉजिटिव बात करेंगे। नेगेटिव के लिए तो जो हर आप कोई भी चैनल खोलते हैं दिन भर बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर नेगेटिव बात करते हैं। हम आज सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे कि अगर हम इस कोरोना एज से जब बाहर निकलेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए क्या पॉजिटिव्स हैं। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें, अगर हम इंटरनेशनली सोचने की बात करें, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो आज की डेट के बाद जितने आज भी टोटल इंपोर्ट रुका हुआ है सारी कंट्रीज से, जो है वो सिर्फ जो बहुत इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं या कुछ गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कार्गो के थ्रू, शिपमेंट बहुत सारे जो है वो हमारे सी में रुके हुए हैं। एक चाइना से जो बहुत बड़ा इंपोर्ट दुनिया में जाता था वो बहुत पहले से ब्लॉक है, इवन कुछ कंट्रीज ने तो जनवरी से ब्लॉक कर दिया था। तो ये जो इंपोर्ट अगर, और अभी भी इंपोर्ट पूरी तरीके से खुलने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये एक चैलेंज की तरह देखिए। अगर हम अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हिंदुस्तान खुद सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ अपने आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट को ये मान के चलते हैं कि अगले 1.5 से 2 साल जो एक पूरी तरीके से नॉर्मलाइज होने में लगेगा, तो एक आपकी इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी भी देता है, आपके एक मेक इन इंडिया को एक विजन देता है, आपको अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आपको अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जब इंपोर्ट रुका हुआ होगा तो हम अपने जो हमारे इंडिजीनियस गुड्स हैं, जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस्ड होंगे, हम ज़्यादा ढंग से उस पर काम कर पाएंगे, हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर, जब तक ये इंपोर्ट पूरी तरीके से ट्रेड रुका हुआ है उस पर हम बहुत सारे जो है अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूमिंग की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो चाइना है वो उसने इस दुनिया को ये दर्द दिया है। अमेरिका जैसा कंट्री जो अपने 1 या 2 सैनिक के मारे जाने पे पूरी दूसरी कंट्री को हिला दिया करता था, उसके आज जो है वो 2 लाख से ज़्यादा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें लोग मारे जाएंगे। ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो जो है वो पूरा यूरोप आज जो है वो सिर्फ महामारी को नहीं झेल रहा है, अपने लोगों को नहीं खो रहा है, पूरी इकोनॉमिक जो दुनिया की जिसको बैकबोन कहते हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और ये इसको रिपेयर होने में शायद बरसों लग जाएंगे और ये देन तो चाइना की ही है। तो चाइना एक विलेन की तरह निकला है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग हिंदुस्तान को एक जो है वो ज़्यादा, अगर हम बात करें, ज़्यादा बेहतर ढंग से लोग देखेंगे अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी यूनिट्स को लगाने के लिए। इवन अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो लोग इंडिया पे डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ लेबर चीप है, हमारे वहाँ सारे रिसोर्सेज हैं। हम चाइना को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो यूनिट्स है बहुत बड़े स्केल पे हैं। वहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो अपने हिसाब से रेट्स को वेरी करते हैं, हमको कम्पिटिटिव मार्केट के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर हम चाइना को ये मान के चलें कि कंट्रीज इस दर्द को भूलने में बहुत टाइम लगाएंगी, तो ये एक बेस्ट पार्ट टाइम है हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए कि हम चाइना का रिप्लेसमेंट दुनिया को दें, हम चाइना की जगह पे एक बड़ी मार्केट खोलें और दुनिया को अपने जो है उनके प्रोडक्ट के लिए, अपने मेक इन इंडिया के लिए हम इसमें लोगों को इनवाइट करें जो अलग कंट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं है। वो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी उनकी चाइना पे थी। तो एक अच्छा एडवांटेज मेरे हिसाब से इसके बाद होगा।
अगर हम बात करें कि हम सरवाइव कर जाते हैं, हम जो ये आज 8,000 9,000 का दायरा है, ये 15,000 20,000 25,000 और एक बहुत बड़ा मेडिकल जो है वो पूरी कंट्री जो है वो इस पे लगी हुई है, और हमको लगता है जो आज की स्थिति है हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है, और हम जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे कहीं बेहतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें ज़रूर जीतेंगे। अगर ये जीत होती है तो भारत का मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। आज भी मेडिकल टूरिज्म में बहुत स्कोप है। अगर इस कोरोना युग में हम जीत जाते हैं, हमारा जो लॉस है वो बहुत कम होता है। जैसा नज़र आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी मेडिकल टीम बहुत बेहतर कर रही है, और हमारा लॉस जो होगा हम इस बैटल को बहुत जल्दी जीत लेंगे। तो इससे जो है वो दुनिया का विश्वास हमारे मेडिकल सिस्टम पे बढ़ेगा। आज भी बहुत सारी कंट्रीज हमारे मेडिकल सिस्टम को बहुत प्रेफर करती है। बहुत बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट बेहतर भी है और बहुत सस्ता है। इसलिए बहुत अच्छा टाइम होगा इसके बाद कि हमने मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बढ़ाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का मेडिकल सिस्टम पे हो रहा है, जो मेडिकल टूरिज्म को फ्यूचर में बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाला है। इसके अलावा एक बहुत टेंडेंसी हो गई थी, हम जो पहले हुआ करता था कि जो एक टायर 2 की सिटी के लोग टायर 1 में आते थे, टायर 1 के सिटी मेट्रोज में जाते थे और किसी न किसी से अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान पे डिपेंड रहते थे। अच्छे कॉलेजेस थे, कॉलेजेस अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे थे, एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ी थी। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से ये हुआ कि हमारे लोगों को जो मिडिल क्लास और या अपर मिडिल क्लास या जो हायर इनकम ग्रुप है, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज दिया। और यह सब एक दौर चला कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बहुत तरीके से, आप जानते हैं कि छोटी सी एजुकेशन के लिए भी 1 से 1.5-2 करोड़ रुपए एक साल के लिए बच्चे के लिए फॉरेन एजुकेशन लिए खर्च करने पड़ते हैं। और जो लोग कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारे लोग बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पढ़ने चाह रहे हैं, और एक ट्रेंड बन गया था जो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इस कोरोना एज के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये घबराहट है, जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, जो जा नहीं पा रहे, उनको लगेगा कि हाँ, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर है, हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर अच्छे पे मास्टर नहीं होंगे तो कॉलेजेस अच्छा कैसे कर पाएंगे, कैसे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, कैसे अच्छे टीचर ला पाएंगे। तो अगर वो पैसा वो यहाँ के अच्छे कॉलेजेस के पास जाएगा तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बहुत रुकेगा। इसके बाद एक जो आप आज देख रहे हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग, तो इसमें बहुत बड़ा रोल आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और हिंदुस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट ब्रेन या सॉफ्टवेयर के लिए बात करें तो हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया का ब्रेन है। और ये जो AI है ये हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के प्रोफेशनल को दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए जो है वो एक स्कोप देगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे आने वाले टाइम में, और खासकर इस जिसमें हमने बहुत सी जो बात की कि ऑटोमेटेड सिस्टम हमको करना होगा, बहुत सारी जगह पे हमको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए AI को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत, जैसे आज की डेट में कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, सारा कुछ जो है वो ये चाहते हैं कि ऑटोमेटेड सिस्टम से हो जाए, और एक बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बूम आने वाला है। इसके अलावा जैसे हमने आपको पहले बात की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आने वाला है हिंदुस्तान में। अगर हम अपने को सिर्फ इस लड़ाई को जल्दी जीत जाते हैं, अगर हम इस लड़ाई को बहुत लंबा नहीं खींचते, अगर हम बहुत नुकसान पे नहीं जाते, तो चाइना का रिप्लेसमेंट हम हो सकते हैं। चाइना की जगह हम अपनी इकोनॉमी में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो दुनिया के लिए ओपन हो, और बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आएगा जो बहुत बड़ा चेंज हिंदुस्तान में ला सकता है। ये सब इंटरनेशनली हमने बात की, जो इंटरनेशनल इफेक्ट्स क्या आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक इफेक्ट्स भी आने वाले हैं इससे, जो कोरोना एज है। इसके बाद आप सोचिएगा कि कभी आज बैक टू बेसिक पे आने का टाइम है। आज इंडियन कल्चर को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। इंडियन कल्चर को लोग फॉलो करने लगे दुनिया में। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने कल्चर को, अपने योग को, अपने जो बेसिक आयुर्वेद है, जो अपने पास जो अपनी कला थी, जो अपना पाश्चात्य था, उसको दुनिया के सामने फिर से प्रेजेंट करें, और शायद दुनिया अब बहुत खुले मन से इसको सुनना चाहेगी। तो हमको बैक टू बेसिक होना चाहिए और दुनिया को फिर से, भारत को जो है वो हिंदुस्तान को जगत गुरु की तरह स्थापित करना चाहिए। लोग इस तरफ देख रहे हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ी एक इस लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, जो दुनिया के एज ए लीडर
ग्लोबल लीडर हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी अगर अपने कल्चर पे अपने बेसिक्स पे आएगा तो ये बेसिक दुनिया सीखेगी। अभी तो केवल नमस्ते से शुरू हुआ है, लेकिन प्राणायाम भी दुनिया सीखेगी, योग भी दुनिया सीखेगी, हमारी आयुर्वेद को भी फॉलो करेगी, हमारी कल्चर को भी फॉलो करेगी। ये वक्त आने पे आपको ये ज़रूर लगेगा अगर हम ये जंग जल्दी जीत जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट कितना चेंज हो गया है। बाहर जाइए तो वो आपको चिड़िया दिखती हैं, आपको खुला आसमान दिखता है, आपको एक ऐसी बाहर आती है, ऐसी हवा आती है जो शायद आपको हिल स्टेशन पे भी कभी नहीं मिला करती थी। ये नदियों का जल इतना निर्मल और कोमल हो गया है जिसको आप कल्पना से परे था, और ये कभी नहीं हो सकता था। ये मानिए कितना पैसा हम लगा जाते, कितना भी, ये सिर्फ इस लॉकडाउन ने दिया है। इस लॉकडाउन ने सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ दी है तो इन्वायरमेंट चेंज, और इसको अगर हम समझ लेंगे तो ऐसे लॉकडाउन की फिर ज़रूरत होगी, इतने दिनों की नहीं होगी। तो हमको अपने संयमित करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि आज इस एनवायरनमेंट चेंज से आप देखिएगा कितना कुछ हमारा मेडिकल बजट कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम बीमार पड़ेंगे। आज हॉस्पिटल्स बंद हैं, डॉक्टर की ओपीडी बंद है, फिर भी उतनी भीड़ नहीं है, उतने लोग नहीं परेशान हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इतना चेंज हुआ है कि हम फिर अपने जो है वो उसी इन्वायरमेंट में अपनी बहुत सारी जो है वो चीज़ों को हमने बहुत बड़ी कॉस्ट को सेव किया है। कितना अरबों रुपए का बजट था सिर्फ गंगा की सफाई का, जो ऐसे ही हो गई कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वही गंगा है। कितना पोल्यूशन के लिए हम चिल्लाते थे, आज पोल्यूशन है ही नहीं। हम कितनी बात करते थे कि साहब जो है वो एनवायरनमेंट कैसे साफ रहे, कितनी डस्ट है हर जगह, हर जगह मीटर जो है वो एक जो नॉर्मल लेवल पे पोल्यूशन होता था उससे कई गुना हुआ करता था। आज ये जो मिला है ये सिर्फ एक्सपीरियंस, आपको ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, शायद दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक समझ, एक सोच जरूर आपको दे जाएगा कि हमने एक दुनिया को क्या कर रखा है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज आएगा वो डोमेस्टिक टूरिज्म। जब हम बात कर रहे हैं कि हम इस कोरोना से बाहर निकलेंगे, तो आज हम एक वेल ऑफ फैमिली जो है, जो अपर मिडिल क्लास है या जो हायर इनकम ग्रुप है, वो लोग अपने पैसे का एक बहुत बड़ा अमाउंट या अपनी जो सेविंग होता है उसका बहुत बड़ा अमाउंट अपनी फैमिली के लिए एक फॉरेन टूर पे जरूर एक टेंडेंसी बन गई है। एटलीस्ट साल भर में एक बार फॉरेन टूर करना है, कुछ लोग 2 और 3 बार भी करते हैं। जब भी ये मानिए तो लोगों का थोड़ा सा रुझान कम आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो जो है वो, अगर हम बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अलग अलग तरीके से अलग अलग हमारे टूरिज्म के इतने सारे सेंटर्स हैं। अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो हिंदुस्तान से बड़ा टूरिज्म हब कहीं हो ही नहीं सकता। और इसको लोग एक्सप्लोर करेंगे जब उनको ये लगेगा कि शायद हिंदुस्तान ज़्यादा बेहतर जो है वो डेस्टिनेशन है, बाहर ज़्यादा खतरे हैं, बाहर ज़्यादा जो है वो डर है। तो ये हमारे एक डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा अगर लोगों का जाना आना बाहर कम हुआ या इसका डर खौफ काफ़ी दिनों तक रहना चाहिए। इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन अगर हम इस कोरोना की लड़ाई से जल्दी जीत पाते हैं तो दुनिया के लिए भी हम एक अच्छा हब बन जाएंगे, लेकिन अपने डोमेस्टिक टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिल रहा है। अगर हम छोटे से सिंगापुर को देखें तो एक सिंगापुर में वो एक अगर हम नोएडा को ही ले लें, ग्रेटर नोएडा को ही ले लें, तो वो शायद सिंगापुर के बराबर आ जाएगा। और हम उसको ही अगर डेवलप कर ले जाएं तो वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है। आज रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। हमको 4 वहाँ पे कुछ यूनिवर्सल स्टूडियो के जैसे कुछ जो है वो सेंटोसा जैसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, और जो लोगों के लिए एक फन के लिए, उनके टाइम पास के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा जोन हो। और ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, बहुत सारे जो है वो हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको एक बहुत बड़े टूरिज्म हब की तरह डेवलप किया जा सकता है। और ये कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, जो हमारे जो है आज टूरिज्म सेक्टर पूरा बैठा हुआ है। लेकिन हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इस एज के बाद जाना ही चाहेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा एक मौका हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को मिलेगा। एक और सेक्टर है जहाँ पे एक एडवांटेज मिलने की बात है, वो एमएसएमई सेक्टर है। अगर हम बात करें तो हमारे जो टोटल इकोनॉमी है और जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 60-65% एमएसएमई से आता है। एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे छोटे उद्योगों को जो है वो बहुत
बढ़ावा मिलेगा। 2-3 कारण हैं उसके। एक कारण तो ये है कि अभी जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग अपने घरों को लौटे हैं, जिनके जॉब्स जाएंगे, जो लोग के पास कुछ सेविंग है, वो सबसे पहले अपना रोजगार शुरू करना चाहेंगे। अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा ये एक वर्कफोर्स है जिसके पास कुछ पैसा भी है, जो गवर्नमेंट बहुत इसमें इंसेंटिव्स दे रही है, जो हमारे मेक इन इंडिया के विजन में इस एमएसएमई सेक्टर में हेल्पफुल हो सकते हैं जो लोग। इसके अलावा जो है वो जो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये दुनिया को सप्लाई दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग बाहर आ गए हैं, जहाँ पे एक्चुअल में लैंड नहीं है, जहाँ जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिनकी पूरी इकनॉमी जो है वो आउटसाइड इंपोर्ट पे ही डिपेंड करती है। तो हम वहाँ पे फ्रोज़न फूड्स, हम वहाँ पे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और बेहतर ढंग से एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सेक्टर उस जगह बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट दे सकता है। नए नए बिजनेस मॉडल्स भी जनरेट हो सकते हैं जो आज की डेट में हमारे लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास सैनिटेशन के लिए नहीं है, हमारे पास जो है वो आज सैनिटाइज़र्स की बहुत ज़रूरत है, जो है वो मास्क की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास बहुत सारे जो है वो प्रोडक्शन, मेडिकल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, हमारे पास बहुत सारी ज़रूरतें होंगी जब हम अपने नए तरीके से एक जीवन जीना चाहेंगे। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें जो है वो एमएसएमई सेक्टर की बेनिफिशियल हो सकती हैं, जहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ भी ढूंढी जा सकती हैं और पुरानी इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छी तरीके से रिवाइव करके इस सेक्टर को रिवाइव करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जरूर रिवाइव होगी। गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव्स लाएगी उसको एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट बहुत देने वाली है, इसलिए ये एक बहुत एरिया जो है वो हमको लगता है मेक इन इंडिया के तहत इस एरिया पे फोकस्ड गवर्नमेंट का रहेगा और ये सेक्टर हमको बेनिफिट देगा। एक गवर्नमेंट सेविंग्स भी होंगी इसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में वैसे ही आपने देखा है कि अभी जितने एमपीज़ हैं उनकी 30% रिलैक्सेशन, उन्होंने सैलरीज कट कराया है, लेकिन अदरवाइज आप एक जनरल आप देखिए तो गवर्नमेंट में एक सैलरी के अलावा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है उनका टूर का। अभी आज की डेट में लोगों ने ये सिखा दिया है कि साहब जिस मीटिंग, जिस टूर के लिए आप विदेशों में घूमते थे, जिनके लिए आपको जो है वो अलग अलग शहरों से आते थे, वो बैठ के वीसी से उससे बेहतर, उससे कम समय में आप अपना समय भी बचाते हैं, अपने जो अधीनस्थ आपके कर्मचारी हैं उनका भी समय बचाते हैं और बहुत कुछ आपको टूर पे डिपेंड नहीं होता। वो समीक्षा बैठक आप अपनी जगह अकेले बैठ के अपने ऑफिस के कैबिन से भी कर सकते हैं। ये लोग जान गए हैं, समझ गए हैं और ये कॉस्ट सेविंग करेगा बहुत। अदर देन एक्सपेंडिचर्स तो गवर्नमेंट कट करेगी, लेकिन ये जो टूर एक्सपेंडिचर्स है इनको हमको फोर्सफुली नहीं, लोग अपनी मर्जी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कम करेंगे, तो एक बेनिफिट ये भी है। एक सबसे बड़ा जो इस में डर है रियल इस्टेट के लिए, कंस्ट्रक्शन लेबर अपना घर लौट चुका है, ये रियल इस्टेट कैसे सरवाइव करेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों की जॉब जाएंगी तो नौकरियां कैसे मिलेंगी, एक सोच है और सोच काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है। आज हमने घर का यूज़ पहली बार शायद अपनी लाइफ में हम सभी ने महीने भर रह के 15 दिन रह के और अभी महीनों रहना है घर में। जब आप घर में रह रहे हैं और अपने घर वापस आए हैं, आप रेंट पे रह रहे थे तो अपने घर वापस चले गए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे वो अपने घर में वापस चले गए हैं और अपने जब आप घर के में समय बिताते हैं तो घर की ज़रूरत आपको महसूस होती है और आपने ढंग से महसूस किया होगा। जो फ्लैट्स हैं शायद उनकी जगह कम पड़ रही हो, जो लोग बाहर से आए हैं उनको लगता है कि हाँ हमको अपनी नेटिव प्लेस पे भी एक जगह चाहिए। आज जैसे भाग के आए हैं तो शायद अपने रिलेशन में अपने फादर के पास, अपने ब्रदर के पास रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने नेटिव प्लेस पे भी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ लोग हमको जानते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। तो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में इससे एक अप्रोच लोगों की चेंज होगी। लोग घर के लिए, अपने छत के लिए एक सोच बनाएंगे। अगर उनके पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लोग सेफ रखते हैं, लोग एफडी में रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है लोगों में ये सोच डेवलप हो और वो अपने नेटिव प्लेस पे, अपने घर पे, अपनी ज़मीन पे एक और आशिया बनाना चाहें, अपना बनाना चाहें जहाँ उनके मदर फादर रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में हम बूम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक रियल एस्टेट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आना चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। कभी भी किसी जब एक मुसीबत
मुसीबत आती है तो जब वो निकलती है और आप जब उससे बाहर आते हैं तो आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी लेवल डेवलप हो चुका होता है। तो इस हिंदुस्तान को इस एनर्जी लेवल को इसको समझना है, इसको डेवलप करना है, इसको इस जज्बे को बना के रखना है। जो हमने एक एकरूपता जो है वो जताई है, पूरा हिंदुस्तान अगर घरों में बंद है इस कॉज के लिए एक साथ लगा हुआ है, तो उनमें ये कॉज भी होना चाहिए कि हमको चाइना को हराना है, हमको फिर से अपनी इकोनॉमी को उससे दूनी तरीके से खड़ा करना है, हमको फिर से हिंदुस्तान को जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके कल्चर है, जो उसकी वैल्यूज़ है, जो उसके एथिक्स है, उसको फिर से एक जगत गुरु की तरह दुनिया में एक स्थापित करना है, फिर से स्थापित करना है। तो अगर हम सब एक सामूहिक कोशिश करेंगे तो ये कोरोना एज जब निकलेगी, ये काल निकलेगा, जब युग निकलेगा, तो इसके आने वाला समय कष्टकारी होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। हम इससे जब निकलेंगे तो आप एक नई सुबह की तरह उसको महसूस करेंगे। उसमें समय लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका होगा। हमारे सोचने का तरीका बदल चुका होगा, हमारे काम करने का तरीका बदल चुका होगा। हमको समस्याओं के फेस करने के लिए ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा एनर्जी से फिर से काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। समाधान हमेशा पॉजिटिव बात करता है, नए सॉल्यूशंस देता है, नई चीज़ों पे बात करता है। तो हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए, ऐसे बहुत सारे बातें लेके आते रहेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, अलग अलग इंडस्ट्री की बात करेंगे, स्कीम्स की बात करेंगे, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे मोबाइल ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव पे आप कभी भी डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उस बिजनेस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारी गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट फंडिंग, सब में हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार इसको सीखें, समझें, निकलें इस बाहर, इस जो आपकी मनोस्थिति है उससे बाहर निकलेंगे तो देखेंगे इतनी चीज़ें खराब नहीं हैं। कितनी भी खराब हो जाए, अगर हमारे पास साहस है, संयम है, तो हम उससे जीतेंगे। थैंक यू।